हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जनों ने कहा कि उनको क्लास 9 और 10 के इकोनॉमिक्स की जो कंटेंट होती है वो उनको डायरेक्ट नहीं मिलती है। 11 और 12 के कंटेंट मिलने की वजह से वो समझ नहीं पाते कि उनके बुक से रिलेटेड क्या रहता है और क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोग जो कहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस समझने का तरीका होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में याद करने वाली जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इकोनॉमिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ समझने की चीज़ होती है। याद करने के लिए सिर्फ हमारे को डेफिनेशन याद करना रहता है। दूसरी बात, जो 9 और 10 के बच्चे ये सोचते कि उनको 9 और 10 ही में इकोनॉमिक्स दे दिया गया है, उनको पढ़ने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ है नहीं। बुक्स में हम लोग यूजुअली क्या है, कंटेंट ज़्यादा होते हैं और हमारे को पढ़ना कुछ ही चीज़ें रहती हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमारे को कोई भी टॉपिक नज़र नहीं आती है। यहाँ पे हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ पे वर्ड डिज़ायर। यहाँ आता है डिज़ायर मीन्स अ मेरी विश टू हैव अ कम्युनिटी। डिज़ायर वही होता है आपको कोई भी कम्युनिटी को पाने के लिए। Want is an effective desire. That is, a desire will be effective when we have the means to buy it and also are ready to spend on it. Want एक तरह का डिज़ायर है और डिज़ायर वांट तब बनता है जब हमारे को कोई भी वस्तु को पाने की ख्वाहिश होती है। उसको पाने की ख्वाहिश इसलिए होती है क्योंकि उसके पीछे हमारा कुछ लाभ होता है। उसका लाभ होता है, हम लोग उससे कुछ खरीदना चाहते हैं और उसके वो तभी होगा जब हम उसके ऊपर पैसा खर्चा करना चाहेंगे। जो हमारे को यहाँ नज़र आता है, वांट देयरफॉर कंटेन्स द फॉलोइंग 3 एलिमेंट। डिज़ायर फॉर अ कम्युनिटी, हमारे को वो वस्तु चाहिए। मीन्स टू बाय, हमारे को वो वस्तु क्यों चाहिए। रेडीनेस टू स्पेंड, जब हम उस वस्तु के ऊपर पैसा खर्चा करना चाहते हैं और खर्चा कर रहे हैं। Want will become demand when a person is ready to purchase a specific quantity of a commodity at a particular price. Demand also has its reference to a period of time, example per day, per week, per month. Thus the term demand is made to show the relationship between the price of a commodity and the quantity of the commodity which a consumer want to purchase at a specific price, time and place. अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि डिमांड का डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। ये डिमांड का डेफिनेशन है, लेकिन आपको है कि आप अपने तरीके से लिखें, इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिमांड फॉर अ कमोडिटी refers to the quantity that a consumer is willing to purchase at different prices at a particular period of time. उसके बाद हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या है, इफ़ वी से डेट अ हाउस होल्ड परचेज 3 लीटर ऑफ मिल्क पर डे एट द रेट ₹40 पर लीटर, देन 3 लीटर्स ऑफ मिल्क विल बी कॉल्ड द डिमांड। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे को फीचर्स दिए हुए हैं सारे जो डिमांड के होने चाहिए। क्या, पहले आता है स्पेसिफिक क्वांटिटी। डिमांड ऑलवेज रेफर्स टू अ स्पेसिफिक डिजायर्ड क्वांटिटी विच अ पर्सन इज विलिंग टू परचेज। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, जो एक घर है वो 3 लीटर मिल्क खरीदता है पर डे, तो 3 लीटर जो है हमारा स्पेसिफिक क्वांटिटी आ गया। फिर हमारा आता है प्राइस। द डिमांड इज ऑलवेज एट अ प्राइस। द कंज्यूमर मस्ट स्टेट द प्राइस एट विच इज प्रिपेयर टू परचेज द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ प्राइस हमारा आता है ₹40 पर लीटर। फिर आता है टाइम। द डिमांड मस्ट मीन डिमांड पर यूनिट ऑफ टाइम, पर मंथ, पर वीक और पर डे। यहाँ पे हमारा यूनिट ऑफ टाइम में आता है हमारा मिल्क पर डे। फिर आता है मार्केट। डिमांड इज ऑलवेज हेड इन अ मार्केट। अब जैसे कि आप दूध खरीदेंगे तो वो तो आपको ऑब्वियसली बाज़ार में ही जाके ख़रीदना होगा। तो अब जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि आंसर लिखते समय कि सर मैंने आंसर लिखा, आपने मार्क्स नहीं दिया। मास्टर मार्क्स क्यों काटते हैं? क्योंकि हमारा कोई ना कोई फीचर्स उसमें छूट जाता है। बोलते हैं लोग कि सर मैंने डेफिनेशन लिखा, यहाँ तो मैंने सही लिखा। नहीं, उसमें क्या था, हमारा कोई फीचर्स छूट जाता है। जैसे कि अब ये एग्जांपल दे के वही समझाने का कोशिश किया कि डिमांड हमेशा क्वांटिटी में होना चाहिए, स्पेसिफाई क्वांटिटी। 2 लीटर, 4 लीटर, 1 केजी, 2 केजी, कोई भी हो, क्वांटिटी स्पेसिफाई होना चाहिए, बताया गया रहना चाहिए। प्राइस, वो प्राइस
बताया हुआ रहना चाहिए, वो चाहे 10 रुपया हो, 5 रुपया हो या 2 ही रुपया क्यों ना हो। फिर टाइम, आप उसको कब खरीदते हैं, डिमांड आप कब करते हैं, डेली करते हैं, वीक में करते हैं, महीना में करते हैं, साल में करते हैं, 5 साल में एक बार करते हैं, कब करते हैं। मार्केट, मार्केट वो जगह जहाँ पे आप वो जाके जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं अपना प्रोडक्ट खरीदने के लिए। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिमांड। देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिमांड। हमारा डिमांड 5 तरह का होता है। पहला हमारा आता है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड हमारे को नाम ही से समझ में आता है, ज्वाइंट, जो दो चीज़ को जोड़ा जाए। क्या लिखा, When a commodity jointly demanded with some other commodity will call it a joint demand। ये हमारा हो गया ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू दोज कमोडिटी विच आर ज्वाइंटली डिमांडेड। सिंपल सा, नाम से ही समझ में आता है। फिर इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक और चीज़ कि हमारे इसमें एक और पार्ट आया हुआ है यहाँ, ज्वाइंट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। बहुत बार क्वेश्चन में हमारे को 10 के बोर्ड्स में ऐसे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। बहुत सारे बच्चे ज्वाइंट डिमांड पढ़ते हैं, उसका दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड तो पढ़े ही नहीं, तो वो लिख कैसे पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट, ज्वाइंट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। फिर आते हैं हम उसके एग्जाम्पल पे, डिमांड फॉर फाउंटेन पेन एंड इंक, डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल। अब जैसे कि अगर आप कोई कार ही चलाएंगे या बाइक चलाएंगे, अब उसके लिए आपको चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए, लेकिन आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं कार, लेकिन पेट्रोल का भी डिमांड आ गया, वही हो गया ज्वाइंट डिमांड। डिमांड फॉर फाउंटेन पेन एंड इंक, डिमांड फॉर कार एंड पेट्रोल। फिर आता है कंपोजिट डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इज नोन एज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट, कंपोज, अब कंपोजिट डिमांड का सिंपल सा है कि हम कोई भी ऐसा वस्तु जिसको बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका एग्जांपल हमारे हम जो है उसको डे टू डे लाइफ में चेक करें, तो इससे क्या होगा, हमारे को याद करने में और समझने में आसानी होगा। अब जैसे कि आप दूध ही समझ लीजिए, दूध क्या है, हम लोग पीते हैं। अब दूध हम लोग पीने के काम में ले सकते हैं, उससे चाय भी बनती है, कॉफ़ी भी बनती है, मिठाई भी बनती है, कर्ड भी बनता है। तो वही हो गया डिमांड फॉर दोज कमोडिटी विच कैन बी पुटेड टू सेवरल यूजेस। फॉर एग्जांपल मिल्क, यहाँ देखिए वही है। सो डिमांड फॉर मिल्क इज ऑल्सो अ कंपोजिट डिमांड बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग चीज़, बटर, कर्ड, स्वीट्स, टीज एक्सेट्रा। फिर आता है हमारा डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली, उसमें कोई प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करने का या कोई भी चीज़ कुछ नहीं होता। क्या लिखा हुआ, द डिमांड फॉर सम कमोडिटी विच आर डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। क्या बोला, मतलब कि कोई भी वस्तु आप उसको खरीदे और डायरेक्टली आप उसको इस्तेमाल कर लिए। फॉर एग्जांपल क्या आता है हमारा, फूड, आप फूड लिए, फूड में आपका आ गया मिल्क, वेजिटेबल्स या फिर आपका फ्रूट्स, आप क्या करते हैं, खरीदते हैं और खाते हैं। फिर आता है क्लॉथ, क्लॉथ खरीदे तो आप डायरेक्ट क्लॉथ खरीदने के बाद आप पहन लेते हैं। फिर आता है घर एक्सेट्रा। यहाँ पे एक और चीज़ आता है, डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनोमस डिमांड। ये ICSE में मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट डिमांड इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस डिमांड, गिव सब्स्टिट्यूट नेम ऑफ डायरेक्ट डिमांड। फिर आता है डिराइव्ड डिमांड। इफ अ थिंग इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग सम अदर गुड्स विच विल एक्चुअली नीड इज कॉल्ड डिराइव्ड डिमांड। अब जैसे कि इसमें बोला जाता है डिराइव, कोई चीज़ से डिराइव किया हुआ, मतलब आपको चाहिए कुछ और आ रहा है कुछ और, उसका भी डिमांड हो रहा है। अब जैसे कि अगर नॉर्मल सी बात है, अगर बाईसाइकिल ही हमारे को बनाना जो यहाँ पे साइकिल फैक्ट्री में लिखा हुआ है, अब उसके लिए क्या है, हमारे को मशीन चाहिए, लेबर भी चाहिए, तो हमारे को तो प्रोडक्शन साइकिल का करना है, डिमांड साइकिल का, लेकिन हमारा डिमांड क्या आ रहा है, वर्कर्स का जो साइकिल बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या है, डिमांड फॉर अ हाउस इज डायरेक्ट डिमांड बट द डिमांड फॉर ब्रिक, सीमेंट, आयरन, वुड एक्सेट्रा। आप घर बनाने के लिए हमारे को ब्रिक तो चाहिए, सीमेंट चाहिए, आयरन रॉड चाहिए, वुड चाहिए, तो वो सब का भी डिमांड हो गया। तो डिराइव डिमांड, डिमांड हमारे को चाहिए कोई और चीज़ का, उसी के वजह से हमारे को कोई और चीज़ का भी डिमांड हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, हमारा फिर क्या है, कम्पिटिटिव डिमांड। कम्पिटिटिव
वर्ड से ही मतलब चलता है कंपटीशन। When two commodities are close substitute of each other, an increase in quantity demanded of one of them will reduce the demand for others. अब इससे हमारे को समझ में आता है, सिंपल से एग्जांपल चाय और कॉफ़ी को हम लोग ले सकते हैं। आदमी चाय भी पीना पसंद करता है, कॉफ़ी भी पीना पसंद करता है। अब वहीं किसी आदमी को अगर फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज डिमांड फॉर कॉफ़ी माइट रिड्यूस द डिमांड फॉर टी, मतलब कि चाय का डिमांड ज़्यादा होगा तो कॉफ़ी का डिमांड ओबियसली घटेगा। कैसे घटेगा? अब जैसे कि सबको बोलते हैं चाय की टपली पे हमारे को आजकल कॉफ़ी भी मिलने लगा है। बहुत लोग कॉफ़ी 5 रुपये में भी बेचते हैं, बहुत जन 10 रुपये में भी बेचते हैं। आज मान के चलो आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाहर गए, वहाँ पे 5 रुपये में आपको चाय मिल गया, आप पी लिए। आज वहाँ पे 5 रुपये में कॉफ़ी भी मिल रहा है, आप चाय भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। वो आपके नीड के ऊपर है, डिज़ायर के ऊपर है। मान के चलिए अगर चाय का दाम 5 रुपये से 10 रुपये बढ़ा दिया गया, तब तो आप 5 रुपये का कॉफ़ी पिएंगे, क्योंकि उसका दाम तो बढ़ा नहीं है। तो ओबियसली क्या है, आप दाम सस्ता होने की वजह से आप कॉफ़ी पी रहे, तो डिमांड चाय का घट गया। तो वही यहाँ पे बोला है, एन इंक्रीज फॉर डिमांड फॉर कॉफ़ी माइट रिड्यूस द डिमांड फॉर टी, वही बोला गया। अब आते हैं हमारा टॉपिक इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? हर एक घर या हर एक आदमी कोई भी वस्तु का कुछ भी डिमांड करता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम, कोई भी समय पे, कोई भी बताए गए दाम पर, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। अब वही उसी से पता चलता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या? एक जगह सोसाइटी ले लीजिए, एक सोसाइटी में 20 लोग लेते हैं, 1 से 20 तक। 1 आदमी का डिमांड है 20 kg, 2 आदमी का डिमांड है 5 kg, 3 आदमी का डिमांड है 4 kg। उसी तरह हर एक आदमी का डिमांड हो गया इंडिविजुअल डिमांड। जब हम 20 लोगों का सबका डिमांड ऐड कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा मार्केट डिमांड। तो इसका डेफिनेशन है, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर और अ हाउस होल्ड। मार्केट डिमांड का क्या होता है? Market demand is the total demand for a commodity that all the consumer or household are willing to buy at a given price during a given period of time. इसमें हमारे को डेफिनेशन लिखते समय 2-3 वर्ड का बहुत ध्यान रखना है। क्या? कि डिमांड जो है हमेशा इंडिविजुअल डिमांड में इंडिविजुअल कंज्यूमर या हाउस होल्ड को होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर गिवन ऑफ टाइम। उसी तरह मार्केट डिमांड में इज द टोटल डिमांड, द वर्ड टोटल डिमांड for a commodity that all the consumer or household are willing to buy at a given price during a given time period. फिर हमारा आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल समराइजेज द इंफॉर्मेशन ऑन प्राइजेस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल वर्ड में अगर आपको समझना है तो डिमांड शेड्यूल एक टेबल होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि हर एक कोई भी कमोडिटी का ये प्राइस पे ये इतना वो क्वांटिटी डिमांडेड हुआ। अब जैसे कि अगर आपको समझना, उसके लिए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पे आते हैं। क्या बोला? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शोज डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हाउस होल्ड एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी एट अ गिवन टाइम। अब यहाँ पे टेबल 1.1 हमारे को वही बता रहा है। क्या? इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस ऑफ शुगर जब 30 था, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg था, 29 हुआ तो 2 kg हो गया, 28 हुआ तो 3 kg हो गया, 27 हुआ तो 4 kg हो गया, 26 रुपीज़ हुआ तो 5 kg हो गया। उसी तरह आप यहाँ देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल का यहाँ टेबल बना हुआ है। मार्केट डिमांड शेड्यूल shows the quantities of a given commodity which all household in the market will demand at different prices. अब यहाँ पे उसी का टेबल देखते हैं। हमारे को क्या बताया? प्राइस ऑफ शुगर जब 30, 29, 28, 27, 26 था, ये हमारा डिमांड फॉर कंज्यूमर ए था 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब वही डिमांड बी है 2, 3, 4, 5, 6, सी का है 3, 4, 5, 6, 7। मार्केट डिमांड क्या हो गया? डिमांड ए, बी और सी का तीनों का मिक्सअप हो गया 6, 9, 12, 15 एंड 18। फिर हमारा टॉपिक आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का डेफिनेशन याद करने में सबसे आसान लगता है। क्या? द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। यहाँ पे देखिए, द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज नोन एज डिमांड कर्व। अब इसमें और क्या लिख सकते हैं आप?
द कर्व विच शोज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द अमाउंट ऑफ दैट कमोडिटी द कंज्यूमर विशेष टू परचेज इज कॉल्ड डिमांड कर्व। सिंपल सा बात है, हमारे को ग्राफ से यही पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु का प्राइस कितना होने पे कितना उसका डिमांड आ रहा है, वो बताता है हमारे को डिमांड कर्व। और वो एक कंज्यूमर का भी हो सकता है, वो पूरे एक मार्केट का हो सकता है, वो किसी का भी हो सकता है। उसी तरह हमारे को आना है इस पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व का। अब जिस हिसाब से हमारा यहाँ टेबल बना हुआ था उसी का देखिए यहाँ लिया क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ शुगर। टेबल बनाने ग्राफ बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे को सबसे पहला लेबल करना ज़रूरी होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और 0 पॉइंट। एक्स एक्सिस में हमारा हमेशा डिमांड रहेगा, डिमांड वो चाहे कोई भी कमोडिटीज़ का हो, और वाई एक्सिस में हमारा हमेशा प्राइस रहेगा। फिर जो हमारा जो ग्राफ बनेगा उस हमारे को लाइन को जो मैच करेंगे, ये जो डी डी है, ये डी डी बताता हमारा डिमांड कर्व, डी डी प्रेजेंट करता है डिमांड कर्व को। दूसरे बहुत चीज़ लोग बच्चे ये गलती कर देते हैं कि ये जो जिगजैग बना हुआ है लाइन, ये बहुत बार नहीं बनाते हैं या बहुत बार बना देते हैं बाय मिस्टेक। ये तब बनाया जाता है जब हमारा वैल्यू कांस्टेंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इंक्रीज करके लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 से स्टार्ट होता तो हमारे को इस लाइन का दरकार नहीं रहता। अगर हमारे को ग्राफ बनाना रहता और हम 0, 5, 10, 15 करते तो हमारा 25 पॉइंट ऊपर आता। अब उसके वजह से हमारा ग्राफ बहुत लंबा बन जाता। इसी की वजह से ये साइंटिफिकली गिवन है कि हमारे को हम ऐसे करके यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। फिर हमारा आता है इसी में, ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व है और उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग ये हमारा नीचे आता है मार्केट डिमांड कर्व। इसमें क्या किया, ए बी सी का डिमांड दिखाया और तीनों का जो कंपोजिशन था, टोटल डिमांड था 6, 9, 12, 15 और 18, वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व में दिखा दिया। तो यहाँ पे भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। लेकिन हाँ, याद रखिएगा एक्स एक्सिस में हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ द कमोडिटी हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फैक्टर्स ऑन डिमांड इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन। डिमांड कोई भी कमोडिटी का किस किस रीज़न के वजह से बदल सकता है, उसको हम लोग डिमांड फंक्शन कहते हैं। अब उसमें भी हमारे को 2 कैटेगरी आते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। तो अब हम लोग पहले ये सिंबलिक प्रेजेंटेशन है उसका, डी एक्स मतलब इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, पी एक्स हमेशा प्राइस ऑफ द कमोडिटी कहलाता है, पी आई या 1 आप जो बोलते हैं प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स का आता है, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर आता है, टी टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है, ई एक्सेप्शन टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस का आता है। फिर हमारा आता है मार्केट डिमांड फंक्शन, एम डी एक्स मतलब कि मार्केट डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी, एफ मतलब सम ऑफ, पी एक्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पी आई प्राइस ऑफ द अदर रिलेटेड गुड्स, वाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, expectation of future prices, and population wide distribution of income, जी गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब हम डायरेक्ट फैक्टर्स पे आते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स। हमारा कोई भी कमोडिटी का डिमांड इफेक्ट करने के लिए सबसे पहला उसका बेसिक प्राइस ही होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम यहाँ देखते हैं ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, प्राइस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Other things being equal, demand for a commodity increases when its price falls and decreases when its price rises. सिंपल सी बात है। आज हम लोग बच्चे हैं, अगर आज डेयरी मिल्क 10 रुपये में भी आता है, अगर वही 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क 8 रुपये कर दें तो आज आप 2 नहीं लेंगे, वो उतना ही ग्राम का ज़रूर लेंगे। अगर मान के चलिए वही 10 ग्राम का डेयरी मिल्क आपको 5 रुपये में कर दे, उतना ही क्वांटिटी, तो आप एक खाने के बजाय 2 करेंगे, डिमांड तो बढ़ेगा। उसी तरह दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर डिमांड फॉर मैंगो इज जस्ट 1 kg व्हेन इट इज़ प्राइस एट ₹40 पर kg एंड राइजेज टू 2 kg व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स टू ₹30 पर kg। क्या वही बोला गया, जब कोई भी वस्तु का दाम बढ़ा हुआ रहेगा उसका डिमांड कम रहेगा, पैसा घटेगा डिमांड बढ़ेगा।
अब आता है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स प्राइस बट ऑल्सो द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दैट इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस डिमांड। अब हमारे को वहाँ तो 5 तरह का डिमांड पढ़े थे, यहाँ पे एक और नाम आ गया क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड अगर आपको आया कि क्या होता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, इफ़ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड, इट इज़ नोन एज क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड 2 तरह का हो सकता है जो हम लोग वहाँ पढ़े हैं, क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा हुआ, जो हमारे को 5th पॉइंट पढ़े थे टाइप्स ऑफ डिमांड में, कॉम्पिटिटिव डिमांड, वो आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। 2 गुड्स आर सब्स्टिट्यूट इफ वन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, दीज आर कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में आता है कॉम्पिटिटिव गुड्स। कॉम्पिटिटिव गुड्स वही गुड्स हुआ जिसको हम लोग कोई एक वस्तु के बदले दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वही, चाय की जगह हम लोग कॉफ़ी भी पी सकते हैं, कोक की जगह हम लोग पेप्सी पी सकते हैं। उसी तरह यहाँ वही दिया, विद द फॉल इन प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जांपल कॉफ़ी, द डिमांड फॉर द गिवन गुड से टी फॉल्स। फिर आता हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स are those goods which are used together to satisfy a particular one, like tea and sugar, bread and butter, car and petrol। उसी तरह से अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या चीज़ करिए, सपोज दैट द प्राइस ऑफ मिल्क राइज इन द प्राइस ऑफ मिल्क रिड्यूसेस द डिमांड फॉर मिल्क सिंस मिल्क इज यूज। अब जैसे कि कोई भी घर में कोई गरीब आदमी, उसका वेतन मान के चलिए उसका सैलरी 10,000 है, वो अपने घर में सिर्फ और सिर्फ अभी दूध खरीद रहा था 40 रुपये प्रति लीटर, 2 लीटर वो बच्चे को पिलाता था, खुद चाय भी पीता था और कभी कभी खुद भी दूध पी लेता था। अब मान के चलिए कि दूध का दाम बढ़ गया, अब वो क्या करे, अब उसके वजह से वो क्या है, चाय पी नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ लिखा वही चीज़, अ राइज इन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड से मिल्क लीड्स टू फॉल इन द डिमांड फॉर गिवन गुड जस्टिस टी। यह हमारा बेसिकली 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। याद रखिएगा, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड लिख के आ जाते हैं गुड्स का जब पूछते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, दोज गुड्स दीज आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब एक के जगह हम लोग दूसरा वस्तु इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दीज आर द गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, दैट इज़ टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। अब दोनों चीज़ का डिमांड होगा हमारा कोई भी एक ही डिज़ायर या वांट को फुलफ़िल करने के लिए। क्या है, कार एंड पेट्रोल। आपको घूमने जाना है, आपके पास कार है, पेट्रोल नहीं है तो आप गाड़ी कैसे लेके जा सकते हैं। उसी तरह आपको ब्रेड खाना है, आप खाली ब्रेड तो खा नहीं सकते, बटर लगाएंगे। उसी तरह फिर टाइप्स ऑफ डिमांड इसी का होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर हैव अ जॉइंट डिमांड। जो हम लोग पढ़े वहाँ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव जॉइंट डिमांड। रिलेशन विथ प्राइस क्या बोला, द डिमांड फॉर वन गुड वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स में वही पढ़े हम लोग कि अगर चाय का दाम बढ़ता है तो डिमांड कॉफ़ी का अपने आप इफेक्ट कर जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या बोलता है, द डिमांड फॉर वन गुड्स वेरीज इनडायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। और इन्वर्स रिलेशनशिप क्या है से, अब जैसे कि दाम तो बढ़ा चाय का, दूध का, और हमारा डिमांड किसका घट गया, टी का घट गया। उसी तरह थर्ड हमारा टॉपिक आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर का भी इनकम बहुत अफेक्ट करता है डिमांड कोई भी कमोडिटी के लिए। अब वही लिखा, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड इज कंज्यूमर इनकम। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल जनरली देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर इनकम एंड द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। अब इसमें भी 2 तरह के गुड्स आते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच increases the increase in income of the consumer. For example, consumer increases his demand for meals, clothes, furniture, refrigerator, TVs, etc.
यहाँ पे एग्जांपल मिल्क का दिया हुआ है। क्या बोला? अ कंज्यूमर परचेजेज 2 लीटर ऑफ मिल्क डेली when his monthly income is 10,000 and purchases 3 liter of milk when his income rises to rupees 12,000 per month। एक गरीब आदमी है जिसका वेतन सिर्फ और सिर्फ 10,000 है। वो 2 लीटर दूध लेता है, समझिए, मान के चलिए, वो सिर्फ बच्चों को दूध पिलाने के लिए और खुद चाय पीने के लिए। अब उसका सैलरी इनकम बढ़ गया, अब उसका सैलरी 10,000 से 12,000 हुआ। अब वो सोचता है कि हम 1 लीटर दूध और क्यों ना खरीद लें, उसमें क्या है, चाय भी पी लेंगे और खुद भी दूध पी लेंगे तो ताकत आएगा। फिर आता है हमारा इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स एज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेज। ये उल्टा है, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द नॉर्मल गुड्स। अगर इसमें कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो इसका डिमांड घटता है। अब इसमें हम लोग सबसे बेस्ट एग्जांपल यहीं पे लिखा हुआ है, अ कंज्यूमर में बाय टोन मिल्क व्हेन इट हिज इनकम इज लेस बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज प्योर मिल्क। अब इसमें वही बोला पाउडर दूध। बहुत लोगों में ये सुने हैं कि गरीब लोग पाउडर दूध पीते हैं, क्यों? उनका इनकम वैसा नहीं रहता है। अब वही कोई आदमी है, अब वो देखता है कि अब उसका इनकम बढ़ गया है तो वो अपने बच्चों को या खुद भी पाउडर दूध पीने के बजाय अच्छा जो प्योर मिल्क होता है पैकेट वाला, वो क्यों नहीं पिए। ये हो गया। फिर हमारा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और आता है, नोट दैट अ गुड कैन बी नॉर्मल गुड फॉर दोज कंज्यूमर एट सम लेवल्स ऑफ इनकम एंड इन्फीरियर गुड एट अदर्स लेवल ऑफ इनकम। आज वही समझ के रखिए, उस आदमी का वेतन सिर्फ 5,000 है, वो टोन्ड मिल्क जो है पर डे 1 लीटर ही खरीद के आता है या 1 kg का पाउच खरीद के लाता है महीने का। लेकिन अब 6,000 होने की वजह से वो 2 kg खरीद कर आता है पर मंथ और वो दूध खुद भी पीता है। एट अ टाइम वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स एट अ टाइम नॉर्मल गुड्स भी हो जाते हैं एट सम पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। लेकिन जब उसका और इनकम इंक्रीज़ हो जाता है तब वो इन्फीरियर गुड्स के कैटेगरी में आते हैं। कैसे? अब उसका 5,000 से 6,000 बढ़ा, अब उसका वेतन 8,000 हो गया। अब वो क्या किया, टोन्ड मिल्क खरीदना ही बंद कर दिया, अब वो खरीदता है प्योर मिल्क। उसी की वजह से क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एट वेरी लो लेवल ऑफ इनकम कंज्यूमर इज नॉट एबल टू परचेज टोन्ड मिल्क अकॉर्डिंग टू हिज मिनिमम रिक्वायरमेंट, सो एज हिज इनकम राइजेज ही इंक्रीज द डिमांड फॉर इट टोन्ड मिल्क, but after a certain level of income, any increase in income of the consumer will reduce his composition of toned milk because he will now substitute pure milk for toned milk। चौथा फैक्टर्स होता है determinants of individual demand, taste and preference। The amount demanded of a commodity also depend of the consumer taste and preference। For example, हर एक आदमी को अलग अलग टेस्ट होता है। किसी को फॉर एग्जांपल कोई भी खाने की चीज़ का बात करते हैं, स्पाइसी चीज़ें पसंद आते हैं, किसी को स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं आते, किसी को टमाटोस। अब फॉर एग्जांपल हम लेस का फ्लेवर लेते हैं, लेस में हमारे को टमाटोस फ्लेवर आते हैं, अनियन फ्लेवर आते हैं। अब मान के चलिए किसी को टमाटो फ्लेवर स्वाद अच्छा लगता है तो डिमांड हमेशा लेस का टमाटो फ्लेवर का ज़्यादा रहेगा। फिर हम आता है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। If credit facilities are provided at low rates of interest by banks or sellers of the commodity, households would be encouraged to buy more than what they would buy in their absence. For instance, demand for cars will increase if car loans from banks are easily and cheaply available. Similarly, demand for residential houses will rise if home loans are made cheaper. आजकल हम लोग टीवी में एडवर्टीजमेंट क्या देखते हैं, होम लोन एट 28% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कार लोन 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो क्या है, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं कि बैंक जो है हम आपको क्रेडिट फैसिलिटी दे रहे हैं। पहले क्या था, टू व्हीलर हो या 4 व्हीलर मार्केट में बहुत कम था, आजकल इतना ज़्यादा क्यों हो गया? क्यों? बैंक जो है कंज्यूमर को क्रेडिट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। उसके वजह से लग्जरी लाइफ जीने के लिए लोग क्या करते हैं, अपना डिमांड और डिज़ायर कोई भी कम्युनिटी का बढ़ाते जाते हैं, जिसके वजह से डिमांड हर एक वस्तु का बढ़ते जाता है। फिर आता है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का क्या होता है? सबसे पहला आता है पॉपुलेशन। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड और वाइस वर्सा। सिंपल सी बात है, आज एक क्लास है, क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट में मान के चलिए आज एक स्टूडेंट का बर्थडे है,
रहता है, आज क्या है, वो अपना बर्थडे के दिन क्लास में अपना चॉकलेट बांटने आया, तो वो क्या है 39 लोगों को बांटेगा। उसी तरह अगर क्लास में स्ट्रेंथ 50 होते तो वो क्या 49 बच्चों को चॉकलेट बांटता, तो 10% जो डिमांड है चॉकलेट का इंक्रीज़ किया। उसी तरह ओवरऑल पूरे कंट्री का देखा जाए या कोई स्टेट का देखा जाए, कोई भी प्रोडक्ट को लेके, तो उसका डिमांड बढ़ेगा। तो छोटा सा जगह समझाने के लिए मैंने क्लास का एग्जांपल दिया। फिर हमारा आता है, इसमें हम और भी पॉपुलेशन जो होता है 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड एज। फॉर एग्जांपल सेक्स में अगर पॉपुलेशन मेल के ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग अगर क्लोथ से रिगार्डिंग देखें तो हमारा डिमांड फॉर शर्ट्स, ट्राउज़र्स, जीन्स, बरमुंडाज इंक्रीज़ होंगे। वही अगर लेडीज़ रहेंगी तो हमारा कॉस्मेटिक्स, साड़ीज़, लेडीज़ गारमेंट्स का डिमांड ज़्यादा होगा। अब वही अगर बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई तो क्या है, टॉयज़, फिर टॉफ़ीज़ का डिमांड ज़्यादा होगा। फिर हमारा आता सीज़न एंड वेदर। सीज़न एंड वेदर जो है डिमांड कोई भी कमोडिटी का एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गर्म कपड़ा कब पहनते हैं? ऑब्वियसली ठंडे के सीज़न पे, तो ठंडे के सीज़न में गर्म कपड़ा का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह वेदर, रेनी सीज़न में हम लोग का डिमांड क्या चीज़ का रहता है? अम्ब्रेलास, रेनकोट। और ऐसे आप कोई ठंडा का सीज़न में रेनकोट थोड़ी ना पहनेगा उसी तरह, और ना ही उस समय खरीदने जाएगा। तो वही बोला गया है कि सीज़न और वेदर भी है, उस अकॉर्डिंग डिमांड कोई भी प्रोडक्ट का एट अ पर्टिकुलर टाइम इंक्रीज़ होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ अ कंट्री ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी और कमोडिटीज़। इट में reduce the demand for a commodity by imposing tax on it or increase the demand by lowering its price through subsidies। वही बात है, गवर्नमेंट क्या है, इंडियन रुपी का वैल्यू बढ़ाना चाहती है। उसके लिए क्या है, कोई भी लोग दूसरे विदेश से या दूसरे कंट्री से अगर कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उस पर क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज़ करते हैं, जिसके वजह से 10 लाख मान के चलिए कोई प्रोडक्ट 1000 का है, गवर्नमेंट उसके ऊपर 50% टैक्स लगा दी, तो वो प्रोडक्ट अब 1500 का हो गया। तब अब उसको लोग क्या है ख़रीदना कम चाहते हैं, तो डिमांड उसका कम हो जाएगा। वही अगर कोई लोग, व्यापारी लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या है ना, गवर्नमेंट उसमें सब्सिडीज़ देती है कि आप करिए, हम अनोबल करते हैं आपको, हम आपको सपोर्ट करते हैं। उसी तरह वही बोला, बाई इट में रिड्यूस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन इट और इंक्रीज द डिमांड बाय लोअरिंग इट्स प्राइस थ्रू सब्सिडीज। फिर आता है स्टेट ऑफ बिजनेस। द प्रिवेलिंग बिजनेस कंडीशन इन अ कंट्री ऑल्सो अफेक्ट द लेवल ऑफ डिमांड। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग बूम पीरियड market demand will increase, on the other hand the level of demand goes during the period of depression। हर एक बिजनेस में एक समय होता है बूम पीरियड, एक समय होता है डिप्रेशन पीरियड। वही हमारे सेम एग्जांपल हम सीज़न और वेदर में जो लिए थे, बूम पीरियड कोई भी क्लॉथ्स मैन्युफैक्चरर के लिए या रेनकोट जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी, उसके लिए बूम पीरियड कब होगा, रेनी सीज़न के समय, या रेनी सीज़न से 1 या 2 मंथ बिफोर प्रायर। कब? जब लोग उन्हें डिमांड करेंगे कि आप हमारे लिए इतना इतना रेनकोट बना के, हमारा डिमांड इतना है, आप हमारे को सेल करिए। और वही अगर विंटर सीज़न वगैरह आ गया तो उस समय वो डिप्रेशन में जाएंगे, उनका डिमांड उतना नहीं रहेगा कमोडिटी का। उसी तरह फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर भेदभाव देखा जाए, अगर जैसे कि घड़ी का बात है, अगर एक पापा है, उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा को 50 रुपया दिया, दूसरा बेटा को 10 रुपया दिया। अब क्या, दोनों बेटा चॉकलेट खाना चाहता है, एक बेटा 10 रुपये वाला ही चॉकलेट खा सकता है, दूसरा बेटा 50 रुपये वाला चॉकलेट खाएगा। उसी तरह सरकार भी अगर इनकम पूरा, अगर कंट्री को ओवरऑल इनकम अगर बराबर ही मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उससे क्या होता है, नेसेसिटी गुड्स जो होता है जैसे कि खाना पीना, क्लॉथ वगैरह का, ये सब का डिमांड ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रहा, किसी को
अमीर को ज़्यादा तनख्वाह, गरीब को कम तनख्वाह, तो उसमें क्या है, लग्जरियस गुड्स का ज़्यादा डिमांड होगा। अब जैसे जो ज़्यादा अमीर है वो क्या करेगा, लग्जरियस गुड खरीदेगा, जैसे कि गोल्ड हो गया, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, वगैरह वगैरह। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के वीडियो में हम यहीं पर तक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।